हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक मतलब कितना क्विक सर? देखिए, इतना भी क्विक नहीं करेंगे कि कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, मतलब ये इसका पर्पस ये है क्विक रिवीजन को शूट करने का या क्विक रिवीजन आपके लिए बनाने का कि भाई कल आपका एग्जाम हो सकता है, बीट हाफ ईयरली, बीट प्री बोर्ड्स, बीट एनुअल बोर्ड एग्जाम। तो उस टाइम पे जब आपके पास समय बहुत कम रहता है, तब हम कम से कम समय में चीज़ों को कैसे रिवाइज कर सके, उस मद्देनज़र इस चीज़ को बनाया जा रहा है, बेसिकली क्विक रिवीजन को बनाया जा रहा है। तो इसका पर्पस यही है कि 15 से 25 मिनट के अंदर हम लोग लगभग सभी चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 से 25 यानी कि एवरेज 20 मिनट्स में हर चैप्टर को अगर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि ये चैप्टर आपने पहले कभी ना कभी जिंदगी में एक बार पढ़ा होगा, और जो बातें मैं यहाँ पे करूंगा वो आपने पहले कभी ना कभी सुन रखी है, तभी एक रिवीजन आप करने आए हैं, राइट है क्या। लेकिन अगर कभी किसी ने पहले पढ़ ही नहीं रखा तो डेफिनेटली उसको रिवीजन में डेफिनेटली भी कुछ समझ नहीं आएगा ना, है ना। चलिए, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्विक रिवीजन। सबसे पहले स्टूडेंट्स माइंड मैप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या करना है हमें। सो देखिए, ये तो 11th क्लास वाला पोर्शन है, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, दिस इज 11th क्लास वाला पोर्शन, ठीक है सर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यार रिलेशन एक्चुअली था क्या, होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन क्या होती है, डोमेन क्या होता है, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सेट ए से सेट बी के अंदर। फिर उसके बाद ये 12वीं का पोर्शन शुरू हो जाता है, जहां पे हम लोग यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास, जो कि एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देन सेकंड एक्सरसाइज जो 1.2 बैठती है, उसके अंदर हम लोग फंक्शंस में 1 एंड ऑन टू फंक्शंस पढ़ते हैं। ये एंटायर ऑल द टॉपिक्स बेसिकली आज हमको रिवाइज कर रहे हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम कर रहे हैं हम लोग शुरू, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं रिलेशन पे। देखिए, रिलेशन होने के लिए हमेशा दो लोग होने जरूरी हैं, ठीक है भाई, मेरा और तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा और उनका रिलेशन, तो हमेशा दो लोग होने जरूरी हैं। मैथ्स में जब हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये दो लोग कौन है? ये दो नंबर्स हैं जो कि डिफरेंट सेट या सेम सेट से बिलोंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन में मैं कह रहा हूं कि लेट्स से हमारे पास दो सेट हैं, एंड वन सेट इज लेट्स से ए सेट एंड अनदर सेट इज लेट्स से बी सेट। अब ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अब अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करें कि भाई रिलेशन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि यार अगर ए सेट से बी सेट के एलिमेंट का रिलेशन की अगर आप बात कर रहे हो, तो 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है। ये तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशंस हैं। अगर हम इनको लिस्ट डाउन कर दें बेसिकली, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 से रिलेशन, 1 का 6 से रिलेशन। तो देखिए रिलेशन को बेसिकली हम लोग कैसे शो कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर से। किससे शो कर पा रहे हैं सर? ऑर्डर्ड पेयर से। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जोड़ा है, जोड़ा है। ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रम में है। पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या सर? सो तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन को बेसिकली हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक बेसिक मीनिंग की बात करें तो इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? मेरी स्पीड ठीक है क्या? राइट है क्या? देखिए, आपके पास हमेशा यूट्यूब प्लेयर में ऑप्शन रहता ही है, आप थोड़ा तेज भी करके सुन सकते हो, थोड़ा धीरे करके भी सुन सकते हो, तो मैं एक ऑप्टिमल स्पीड से चलता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। वेरी वेरी गुड, चलें आगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि देखो, ये तो तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशंस थी। अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात करनी है ना भाई, इसके अंदर तो ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशन, वन पर्टिकुलर रिलेशन की अगर बात करें, तो कोई एक रिलेशन कैसे बनाते हैं बेसिकली फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में,
तो देखिए ये एक तरीका है कहने का कि भैया रिलेशन R1 है सेट A से सेट B में, ये ब्रैकेट को आप हटा दो, है ना। सो रिलेशन R1 क्या है, सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स में रिलेशन है, ये बोलने का तरीका है, ठीक है। अब क्या रिलेशन है, पहले सेट A और सेट B पता होना चाहिए। तो सेट A मान लो ये है और सेट B ये है, ठीक है। अब रिलेशन को बनाने के लिए कुछ तो हमें तामझाम चाहिए ना, कुछ डिस्क्रिप्शन, डिटेल, कमेंट कुछ तो चाहिए होगा ना भैया। तो भैया यहां पे उन्होंने जानकारी दी है, यानी कि एक ऐसी जानकारी जिससे कि हम रिलेशन बना सकते हैं, और रिलेशन को बनाने वाली जो फॉर्म होती है उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। क्योंकि रिलेशन को हम एक सेट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को बनाने वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि रिलेशन किसका है सर, कह रहे हैं सर एक्स एलिमेंट का वाई से रिलेशन है। किस हिसाब से, वाई एलिमेंट यानी कि सेकंड एलिमेंट पहले वाले से 4 ज्यादा है, राइट है क्या। वेरएस ये जो साइन होता है ना बच्चों, फॉर ऑल का साइन होता है ना, किसका साइन होता है, फॉर ऑल का साइन होता है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि एक्स कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, एंड ऑल द वाई बिलोंग्स टू सेट बी, राइट। मतलब आप समझे कि यार एक्स आपको सेट ए से लेने हैं, वाई आपको सेट बी से लेने हैं, और वाई एक्स से 4 ज्यादा होना चाहिए, तब जाके एक्स और वाई का रिलेशन माना जाएगा। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं भैया, इन सेट को यहां पे हम लोग, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है। ये सेट हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए सर। आप स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या सर, अब उसने कहा कि यार एक्स ए सेट से आएगा, मान लो मैंने 1 ले लिया, राइट है क्या। अब एक्स से 4 ज्यादा है वाई, तो 4 और 1 5, यानी कि 1 का रिलेशन 5 से हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने एक्स 2 ले लिया क्योंकि एक्स ए सेट से आना है, और x से 4 ज्यादा यानी कि 2 से 4 ज्यादा 6 है, यानी कि 2 का रिलेशन 6 से हो गया। x a सेट से आना है, और इससे 4 ज्यादा यानी कि 7, जो कि सेट b में नहीं है, तो 3 का रिलेशन 7 से होगा। लेकिन जब 7 है ही नहीं सेट b में, तो ये रिलेशन वैलिड ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एरो डायग्राम, है ना, एरो डायग्राम। सो ये एरो डायग्राम हमें मदद करता है रोस्टर फॉर्म बनाने में, तो देखिए रोस्टर फॉर्म कैसी है रिलेशन की, कि भैया 1 का रिलेशन 5 से है, हाँ जी है, 2 का रिलेशन 6 से है, हाँ जी है, 3 का रिलेशन 7 से है, लेकिन क्योंकि 3 सेट ए में है, 7 सेट बी में नहीं है, इसलिए ये वाला हम लोग नहीं ले सकते सर, ये हम लोग नहीं ले पाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल रिलेशन कैसे बना, 1 का 5 से रिलेशन, 2 का 6 रिलेशन, ये एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट रिलेशन मैंने आपको बना के दिखाया, और ये रिलेशन की रोस्टर फॉर्म होती है। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग फिर आगे हमारे जो कॉन्सेप्ट है सारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट है, वो सब बहुत ईजी हो जाते हैं समझने। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, देखिए जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रिलेशन में, जैसे 1 है, 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ द रिलेशन। क्या बोलते हैं सर, डोमेन ऑफ द रिलेशन बोल देते हैं। जो सेट ऑफ इमेजेस यानी कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले, राइट, 5 और 6, तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है ना, रेंज ऑफ द रिलेशन। और किसी भी रिलेशन में जो कंप्लीट सेकंड सेट होता है ना स्टूडेंट्स, ये बी, राइट, ये जो कंप्लीट सेकंड सेट होता है बी, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। क्या बोलते हैं सर हम लोग, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन बोलते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या, एकदम से बढ़िया, परफेक्ट। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलेंगे और बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं। जैसे ये तो एक पर्टिकुलर रिलेशन था, ऐसे और भी तो रिलेशन बना सकते होंगे ना हम लोग, तो टोटल कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक रिलेशन को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं अगले पेज पे, और यहां से एक ऑब्जर्वेशन नोट करूंगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि भाई देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो रिलेशन था मेरा ए से बी में, राइट, वो ये था 1 5 2 6, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं, है ना, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं, राइट। लेकिन अगर आपको ध्यान हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि ए क्रॉस बी के अंदर तो ऑल पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ए सेट के एलिमेंट्स से बी सेट के एलिमेंट्स में जितने भी टोटल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, वो ऑल पॉसिबिलिटीज ए क्रॉस बी में आ जाती हैं। तो डेफिनेटली ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज का तो सबसेट ही होगा ना।
राइट है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी के हम लोग जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में बना सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट है क्या? इसके लिए अब हमारी एक छोटी सी मदद कौन करेगा, सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक 11वीं क्लास में छोटू सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है ना तो टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट्स कैसे होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इसी की मदद से अगर हमें बात करनी है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैसे कहेंगे भाई, ए क्रॉस बी के जितने टोटल सबसेट्स हम बना पाएंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हम लोग बना पाएंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी को हम लोग फर्दर भी एक्सपैंड कर सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ऐसे यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है, विच इज वेरी यूजफुल। और अब आजकल 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछने भी लगे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और 12th के जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको ऊपर प्रोसीड करेंगे बेसिकली कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या चीजें? चलें भाई आगे फर्दर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। सो बेसिकली एम्प्टी रिलेशन कैसा होता है भैया, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए कंसीडर द सिचुएशन, एक सेट ए है एक सेट बी है, यही रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की बात बता रहा हूं मैं कह रहा हूं कि x का y से रिलेशन अगर x ग्रेटर देन y है, वेयर x कहां से आना चाहिए, सेट a से आना चाहिए, y कहां से आना चाहिए भैया, सेट b से आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एक एरो डायग्राम बना लूं, ठीक है, इट इज सेट a 1 2 3 एंड b सेट इज 4 5 एंड 6। आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या बोला है भैया, उसने बोला है सर कि x सेट a से आएगा और y सेट b से आएगा और x y से बड़ा होना चाहिए। अब एक सेट b के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो मतलब जब मैं रिलेशन बनाने के लिए चला स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैंने x की वैल्यू तो 1 ले ली पर मुझे y की जगह कुछ भी नहीं मिला। x की जगह तो मुझे 1 मिल गया बट y की जगह कुछ नहीं मिला क्योंकि 1 b सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलिए हमारे पास ये बना हुआ था ऑलरेडी पहले से, इसको हटा देते हैं क्या, इसको हटा देते हैं, चलो इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x a सेट से आ रहा और x y से बड़ा होना चाहिए, तो x यहां से आएगा y यहां से आएगा, लेकिन 1 b सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो यहां पे कोई भी y एलिमेंट फिल नहीं हो पाएगा। जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 इधर किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, राइट है, तो x कभी भी y से बड़ा नहीं हो सकता, तो इधर x की पोजीशन है जब हमने 2 ली तो y तो यहां पे भैया कुछ नहीं ले पाएंगे। ऐसे जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो x y से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x किसी भी y से बड़ा नहीं है, तो मैंने जब x की वैल्यू 3 ली तो y की जगह में कुछ भी नहीं ले पाया। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में एम्प्टी रह गया, यानी कि इनकम्प्लीट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो दिस इज बेसिकली अ एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे शो करते हैं भैया, फाई से शो करते हैं भैया, ठीक है। जैसे नल सेट को शो करते थे ना एम्प्टी सेट को, ऐसी फाई से शो करते हैं, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन बेसिकली एक एम्प्टी सेट ही है, राइट है क्या, तो इट इज एम्प्टी रिलेशन। अच्छा अब व्हाट अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होता है जो ए क्रॉस बी यानी कि जिसके अंदर सारी तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन, अब तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होती हैं, तो ऐसे रिलेशन जो इवेंचुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएं उनको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे सेम है 1 2 3 b 1 4 5 6 है। अब रिलेशन क्या क्या कर दिया हमने, ये जो ग्रेटर देन टाइप था इसको लेस देन टाइप कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, वो कह रहे हैं कि रिलेशन x का y से है, x कहां से आना चाहिए, सेट a से, y कहां से आना चाहिए, सेट b से, और x लेस देन y होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, ठीक है, तो 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा, 6 से भी छोटा होगा। x की वैल्यू 2 लूंगा तो 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा, 6 से भी छोटा होगा। x की वैल्यू 3 लूंगा तो 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा, 6 से भी छोटा होगा। तो यानी कि इसके अंदर सारे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होते हैं, और कोई भी रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं ना, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशंस आ जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर है क्या भैया? चलिए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर,
ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को, चीजें फास्ट में रिवाइज हो रही हैं, समझ में आ रही हैं आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होता भैया? तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर कोई सेट ए है 1 2 3 लेट्स से, तो मैं कभी अगर बोलता हूं ना रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब कि पहला सेट भी यही है, दूसरा सेट भी यही, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या भैया? रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं कि भैया व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, जब सेट ए का, भाई कोई भी रिलेशन सेट ए पे रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जब सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रख सकता हो, है ना। हर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का अपने आप से रिलेशन होगा। सेट ए के हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन होना जरूरी है, 2 का 2 से रिलेशन होना जरूरी है, और 3 का 3 से रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे अब एक रिलेशन मैं बना रहा हूं, ए सेट है 1 2 3, तो उस पर एक रिलेशन बना रहा हूं मैं। तो देखो अब यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 का 1 से रिलेशन है स्टूडेंट्स, यस। 2 का 2 से रिलेशन है, यस। 3 का 3 से रिलेशन है, यस। यानी कि हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है, ये होना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, जरूरी है। बाकी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए क्या जरूरी है, यहां से लेके यहां तक जरूरी है, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। बाकी किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन ये तो जरूरी है। तो यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है। सो यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब स्टूडेंट्स जरा एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए सेट ए पे ये दूसरा रिलेशन है, 1 का 1 से रिलेशन है, हाँ जी है। 2 का 2 से रिलेशन है, हाँ जी है। लेकिन 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, राइट। तो लेकिन 3 का 3 से भी रिलेशन होना चाहिए था, क्योंकि इतना पार्ट तो जरूरी है ना भैया। तो 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो जब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं तो सेट ए के हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट का डबलेट होना जरूरी है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भैया? कहता है कि यार अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये रिलेशन सिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सेट ए पे कोई रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से, तो यानी कि ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई होगी। लेकिन 1 का 3 से है और 3 का 1 से नहीं है रिलेशन, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। और अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नॉट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब पूरा का पूरा रिलेशन ही क्या हो जाता है बच्चों? नॉट सिमेट्रिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 1 नहीं है। क्लियर है क्या? 3 1 नहीं होने की वजह से ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 2 से रिलेशन है, यानी कि दोनों सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है, ये भी सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई हो गए, तो इसलिए ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली हम लोग हर ऑर्डर्ड पेयर राइट उसका उल्टा होना भी जरूरी है, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक होना चाहिए, तब जाके हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलें आगे। वंडरफुल। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन के ऊपर। तो ट्रांसिटिव रिलेशन कैसा होता है? देखिए हमने पहले भी बताया था, ट्रांसिट मतलब जैसे अमेज़न से हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो बोलता है कि हाँ योर ऑर्डर इज इन ट्रांजिट, है ना, आपका ऑर्डर ट्रांजिट में है। ट्रांजिट मतलब कि समथिंग इज ट्रेवलिंग, राइट, समथिंग इज इन मोशन। तो ट्रांजिट में यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में क्या ट्रांजिट हो रहा है? तो कहते हैं कि भैया देखो ए का रिलेशन अगर बी से है एंड बी का रिलेशन आपका सी से है, भाई मैं बी को जानता हूं और बी सी को जानता हूं, तो इसका मतलब मैं सी को भी जान लूंगा, राइट है क्या? सो ऐसे रिलेशंस कैसे होते हैं भैया? ट्रांजिटिव होते हैं। ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का भी सी से रिलेशन हो जाएगा, राइट है क्या? लेकिन अगर ए आपका मान के चलिए बी से रिलेटेड है और बी का सी से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ए का भी सी से कोई रिलेशन नहीं हो सकता।
ठीक है भैया, ए का रिलेशन बी से है बट बी का सी से कोई है ही नहीं, तो ए का भी सी से नहीं होगा। तो यहां पे रिलेशन होना ट्रांजिट हो रहा है, यहां पे रिलेशन ना होना ट्रांजिट हो रहा है। दोनों ही केस ट्रांजिटिव रिलेशन के हैं, तो उसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो ए का भी सी से रिलेशन हो जाएगा, राइट। ट्रांजिटिव का दूसरा केस कह रहा है वो कि अगर ए का बी से है बट बी का सी से नहीं है तो ए का भी सी से नहीं होगा रिलेशन, ठीक है भैया। तो ऐसे दोनों टाइप के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। हालांकि दूसरी वाली डेफिनेशन एक्सप्लिसिटली एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई है लेकिन अदर बुक्स में मेंशन्ड है, और दूसरी डेफिनेशन बेसिकली एनसीईआरटी की एग्जिस्टिंग डेफिनेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की है। तो आइए, बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने में, ठीक है। तो हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे भैया वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स किसी एक सेट ए पे हम लोग एक ट्रांजिटिव रिलेशन ले रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली ऐसे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि एक का दो से रिलेशन है, दो का एक से रिलेशन है, इसको कह देंगे ये ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, ठीक है ना। और कहेंगे फिर ए बी है, बी सी है और ए सी भी है ना। देखो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए सी क्या हो गया हमारा 1 1 है, तो ये ए सी हो गया, राइट है क्या। जरा बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, इस चीज़ को समझेंगे ना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने 1 2 को ए बी माना, राइट, एंड 2 1 को, क्योंकि 2 क्या है बी है, तो 2 1 को मैं बी सी मान सकता हूं, तो इट इंप्लाइज ए सी क्या बनेगा बच्चों 1 1 बनेगा। तो देखो मैं कहूंगा कि यार ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तो पूरा रिलेशन ट्रांजिट नहीं होगा, सिर्फ ये जो जिसको मैंने 1 2 को ए बी माना था, राइट, सिर्फ ये ट्रांजिटिव के लिए पास होगा। मेरी बात समझो, जो ए बी होता है सिर्फ वो ट्रांजिटिव के लिए पास होता है। कब? जब ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। अगर तीनों हैं तो सिर्फ ए बी ट्रांजिटिव के लिए पास होता है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को ट्रांजिटिव के लिए चेक करूंगा। दूसरे ऑर्डर को ट्रांजिटिव पेयर के लिए चेक करूंगा भैया, तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैंने क्या कहा भैया, मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको ए बी मान लिया, मान लो 2 1 है। अब अगर ये बच्चों 2 1 ए बी है, तो देखो 1 से स्टार्ट होने वाले दो ऑर्डर्ड पेयर है, 1 1 भी है और 1 2 भी है, यानी कि बी सी की दो पोजीशंस है। 2 1 है, अगर ए बी तो बी कितना हुआ 1 हुआ, तो बी सी आपका 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। अब ए सी की अगर पोजीशंस देखेंगे हम लोग तो 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2, तो ए सी की दो पोजीशंस को अगर देखें तो 2 2 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, यानी कि 2 1 है 1 2 है लेकिन 2 2 नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चीज को देखिए, ये देखिए आप बहुत ध्यान से, 2 1 है 1 2 है लेकिन 2 2 नहीं है, ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया। और अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव के लिए फेल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉट ट्रांजिटिव बोल देते हैं ना, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज, राइट है क्या, वेरी गुड। अब फ्रेंड्स इस वाले रिलेशन को देखेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो देखो एक एक करके चेक करेंगे। अगर ये ए बी है 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला बी सी हुआ, तो ए सी कितना होगा हमारा 1 3, तो यानी कि ए सी ये हो गया। सो ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तो यानी कि ए बी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो गया, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग अगला ऑर्डर्ड पेयर चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप अमेज हो जाएंगे, अमेज मतलब कि यार ऐसा कैसे हो गया। देखो ये चीज आपको स्कूल में जनरली नहीं बताते। मान लो अब मैं इसको ए बी लूंगा, अब देखो ये 2 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो यानी कि ए बी है बी सी है ही नहीं, तो मैं ए सी को चेक भी नहीं करूंगा। देखो ना बहुत ध्यान से, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी भी नहीं होना चाहिए, तो ए बी ट्रांजिटिव हो जाता है, तो यानी कि ए बी ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगेन इसको देखेंगे भैया, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे बच्चों, इसमें मैं कहूंगा कि 1 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं है, तो ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, एंड हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर है क्या बच्चों, ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या लगा सर ये रिलेशन बताइए आप, R3 नंबर का ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां पे ए बी है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को भी चेक नहीं करेंगे, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा
कभी अगर बहुत लंबा रिलेशन दे रखा हो, जैसे ये वाला है, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो आप कोई ऐसी एक चीज ढूंढ लो जहां से आप इसको नॉट ट्रांजिटिव प्रूव कर सको। तो फिर क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा रिलेशन ही आपका नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर आपने सिंपल बोला कि सर 3 1 है, मान लो इसको ए बी मान लो, अब 1 से स्टार्ट होने वाला इसको मैं बी सी मान लेता हूं, इसको मैं बी सी मान लेता हूं, यानी कि 3 1 है राइट, और 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है। देखो 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। 3 2 है क्या कहीं पे? नहीं है। तो इसका मतलब ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो इसलिए ये ए बी ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया, और एक भी ऑर्डर पे ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया, तो पूरा रिलेशन अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एंड दिस विल बी नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव में मैंने आपको 4 एग्जांपल करा दिए सो दैट कि आपको किसी भी स्टेज पे राइट कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि भैया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बेसिकली वो कहते हैं कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों भी है, अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस क्या बोल देते हैं? रिलेशन बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं है, बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन जो मैं बताता जनरली आपको, ये दामाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, वही ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने क्लासेस में किए भी हैं। सो इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन होता है, उस सेट के कुछ टुकड़े बनाते हैं, यानी कि सबसेट बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। लेकिन वो सबसेट बनाता कैसे है, वो टुकड़े बनाता कैसे है, तो देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इस सेट के टुकड़े कैसे करेगा? तो देखो सेट को टुकड़े करने के लिए सेट के एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट्स से मैंने 1 लिया, ठीक है, तो एक एलिमेंट अगर मैंने 1 लिया, तो मुझे दूसरा एलिमेंट क्या लेना चाहिए जो सो दैट कि 2 का मल्टीपल हो जाए? तो दूसरा एलिमेंट मुझे 3 लेना चाहिए। सो 1 - 3 बेसिकली 2 आ जाएगा, और ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, राइट है क्या? अच्छा, अब 3 के साथ मुझे क्या लेना चाहिए? ठीक है, 5 लेना चाहिए। ठीक है, मान लो एक एलिमेंट मैंने 3 ले लिया, एक एलिमेंट मैंने 5 ले लिया, सो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। सो 1 3 5 का एक सेट बनना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक सेट क्या बना? 1 3 5। ऐसे दूसरा सेट क्या बनेगा? 2 4 बनेगा, तो ये दूसरी इक्विवेलेंस क्लास बन गई। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं सर हम? इक्विवेलेंस क्लास। ये कौन सी इक्विवेलेंस क्लास हो गई बच्चों? ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 या 3 या 5 कुछ भी बोल सकते हो। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, क्योंकि वहां पे मतलब मैं तो सिंपल बोलूंगा ना। मान लो मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास A1 कोई नहीं समझेगा। वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसके अंदर 1 है, या फिर जिसके अंदर 3 है, या जिसके अंदर 5 है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट 1 से भी शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ये वाली क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4 बोल दूं, कंटेनिंग 4। ठीक है, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट 4 से भी शो कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। क्या फैक्ट्स हैं वो ये है कि देखो इक्विवेलेंस क्लास का जब हम लोग यूनियन ले लेंगे तो वापस से सेट ए ही आ जाएगा, और इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन लेंगे तो पाई आ जाएगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, इक्विवेलेंस क्लास में कह रहा है एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास आर रिलेटेड। तो यानी कि अगर मान लो ये इक्विवेलेंस क्लास है, राइट, मान लो जैसे इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो 3 एलिमेंट्स है, कह रहा है किन्हीं भी 2 को ले लो आप। मान लो इसको आपने ए ले लिया, किसी को आपने बी ले लिया। अब आप रिलेशन के अंदर रख के देखोगे ना, तो ए मान लो 1 लिया और बी आपने 5 लिया, तो देखो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल है। तो कह रहा है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में रिलेटेड होते हैं। वो कह रहा है लेकिन एनी एलिमेंट ऑफ ए 1 इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द अदर इक्विवेलेंस क्लास। कह रहा है कि किसी भी इक्विवेलेंस क्लास का कोई एक एलिमेंट, मान लो आपने ए को 3 लिया और बी को लेट्स से आपने 4 ले लिया, कह रहा अब ये एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा, है ना। कह रहा कि भाई एनी एलिमेंट ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास, कह रहा एक इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे इक्विवेलेंस क्लास के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता। क्यों? मान लो आप ए की जगह 3 रखो, राइट, और बी की जगह 4 रखो, तो ये आपको 1 देगा जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो उसने कहा एलिमेंट ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ अदर इक्विवेलेंस क्लास।
किसी भी एक इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी एलिमेंट दूसरी इक्विवेलेंस क्लास के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। आपस में इनका रिलेशन होगा, यहाँ पे एनी टू एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, यहाँ पे एनी टू एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये फैक्ट्स अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा 1.1 का कंप्लीट रिवीजन। मे भी शायद थोड़ा ज़्यादा समय लग गया होगा, बट एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है आपको। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग फंक्शंस पे और 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस पे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फंक्शंस पे। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो भाई देखो, फंक्शन को एज अ स्पेशल रिलेशन के तौर पे देखते हैं। अब कैसा रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं, तो डेफिनेशन कहती है कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। अ रिलेशन, डेफिनेशन क्या कहती है भैया, कहती है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यानी कि ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब वो कह रहा है कि भैया एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन तब बोल सकते हैं जब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक एक इमेज हो सेट बी के अंदर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पे ये रिलेशन दे रखा है ना, ए सेट के एलिमेंट से बी सेट के एलिमेंट्स का, बट यहां पे ये एलिमेंट क्या है, इसकी दो इमेज हो गई, राइट भैया। ए भी इमेज है, इसकी बी भी इमेज है। तो एक तो ध्यान रहे कि भैया फंक्शन के केस में एक पॉइंट पे दो इमेज कभी भी नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे एक इमेज हो सकती है, कोई दो पॉइंट पे एक इमेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी भी एक ही इमेज कैलकुलेट होगी और इसकी भी एक ही इमेज कैलकुलेट होगी। हमने तो ये कहा ना कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, हर एलिमेंट की एक ही नाक हो सकती है, ठीक है ना। हर बंदे की एक ही गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली ये अलाउड है, ये अलाउड है, लेकिन एक पॉइंट पे दो इमेज अलाउड नहीं है। तो इसलिए क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज है ना, इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। सो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस सर, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्लियर है क्या सर? राइट है क्या? चलिए, सो यहां पे उसने कहा कि भैया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को हम लोग फंक्शन बोल देंगे अगर उस पर्टिकुलर रिलेशन का जो डोमेन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? पहला सेट होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ द रिलेशन पहला सेट होना चाहिए। और रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मान लो, अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो देखो 1 की इमेज ए, 1 की इमेज बी, राइट है क्या? ये रिलेशन अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज सी एंड 4 की इमेज डी, तो मैं यहां पे देख के भी समझ जाता कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। मान लो अगर मुझे एरो डायग्राम भी नहीं दिया हुआ है तो मैं बता देता कि भैया देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनके सेम फर्स्ट एलिमेंट है। हमें क्या कहा है? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पे दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। जबकि अगर आप ये रिलेशन को लिखोगे तो आपको पता चलेगा यार 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज डी है और 4 की इमेज सी है। तो देखो, मान लो एरो डायग्राम नहीं भी दिया होता तो भी आप समझ जाते। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन की जो डोमेन है, यानी कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि डोमेन क्या हो गई? डोमेन आपका सेट ए ही हो गया, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स की सेम फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है ना? नहीं है सर। तो इसका मतलब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, यानी कि सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शन। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म को देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, जिसकी डोमेन एक्चुअली फर्स्ट सेट होगा और कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 1-1 फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को क्या कहते हैं? कहते हैं भैया इफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, कह रहा है कि सेट टू बी 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन कहलाता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, मतलब देखो पीछे तो क्या था? पीछे तो क्या था कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। अब किन्हीं दो एलिमेंट का सेम भी हो सकता था, लेकिन अब 1-1 फंक्शन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? 1-1 फंक्शन में केसेस में कह रहा है कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी और अपनी अलग इमेज होगी। हर बंदे की अपनी अलग गर्लफ्रेंड होगी, राइट? हर बाराती अपनी अलग थाली में खाना खाएगा।
राइट है क्या? तो जैसे आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 1 1 फंक्शन है क्या? नहीं भैया, ये भी जिस थाली में खाना खा रहा है 2 नंबर भी उसी थाली में खाना खा रहा है, राइट है क्या? तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है सर, है ना? दिस इज नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं मैनी 1, ठीक है? दिस इज मैनी 1, ठीक है? अब जैसे ये है, अब देखेंगे भैया यहाँ पे 1 की इमेज b है और 3 की इमेज भी b है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया? मैनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है? 1 1 फंक्शन कैसे देखने को मिलेगा? अब देखो यहाँ पे हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है, हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है, तो दिस इज योर 1 1 फंक्शन, है ना? छोटा सा लिखा हुआ है, बड़ा लिख दूं क्या मैं? 1 1 फंक्शन, ठीक है? राइट। इसके अलावा इसको देखेंगे तो ये भी मैनी 1 है भैया, क्योंकि इसकी भी वही इमेज है, 2 की भी वही इमेज है, 3 की भी वही इमेज है, तो दिस इज ऑल्सो मैनी 1 फंक्शन। सो 1 1 फंक्शन में क्या होता है भैया? हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज होती है, तभी वो बोल रहे हैं 1 1 फंक्शन, सबकी अपनी अलग अलग इमेज होगी, ठीक है? क्लियर है क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। तो हर बाराती अपनी एक अलग थाली में खाना खाएगा। मान लो अगर एक सेट को हम लोग बाराती बोल रहे हैं और बी सेट को हम लोग थाली का सेट बोल रहे हैं, सो हर बाराती अपनी एक अलग थाली में खाना खाएगा, राइट है? चलिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स 1 1 प्रूव करने का तरीका क्या है? कैसे करते हैं हम लोग 1 1 प्रूव? बेसिकली हम लोग दो फंक्शन को 2 पॉइंट पे इक्वल मानते हैं, और अगर fx1 बराबर fx2 हमें क्या दे देता है बच्चों? fx1 बराबर fx2 हमें क्या दे देता है बच्चों? अगर हमें fx1 बराबर fx2 दे देता है, x1 बराबर x2, तो हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है, राइट? और अगर fx1 बराबर fx2 हमें दे देता है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो हम कह देते हैं इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है सर, जल्दी बोलिए सर, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑन टू फंक्शन पे। अब देखिए ऑन टू फंक्शन में वो कह रहा है कि एक फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में है, राइट? तो जनरली बी सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं ना बच्चों, क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। सेकंड सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। कह रहे फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी ऑन टू, राइट? ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं बच्चों, ना? इट इज सर्जेक्टिव फंक्शन एज वेल, राइट? और एक फंक्शन जो 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? तो कह रहा है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि यहां पे फोकस डोमेन पे नहीं करना है, दूसरे सेट पे फोकस करना है, कोडोमेन पे फोकस करना है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन शुड हैव सम प्री इमेज इन द डोमेन, है ना? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई अब कोडोमेन ये है, राइट? तो ऑन टू फंक्शन कौन सा हुआ? जिसमें कोडोमेन के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। देखो अब बी की प्री इमेज 1 है, सी की प्री इमेज 2 है, बी की प्री इमेज 3 भी है, डी की प्री इमेज 4 भी है, लेकिन ए की कोई प्री इमेज नहीं है, राइट? अब उसने क्या कहा कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब साफ साफ हम क्या कह सकते हैं कि ए की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू। और जो फंक्शन नॉट ऑन टू होते हैं उनको हम लोग इनटू फंक्शन भी बोल सकते हैं ना, इनटू फंक्शन। अब जैसे ये वाला देखो, तो देखो यहां पे हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज है, राइट? ए की प्री इमेज 2 है, बी की प्री इमेज 1 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज 4 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कोडोमेन में हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज है, तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया भैया? आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये फंक्शन 1 1 भी है, क्योंकि जब हम लोग डोमेन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज है, तो इसलिए ये 1 1 है, राइट? बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं दोनों बातें एक साथ बोल रहा हूं फिर से, क्योंकि डोमेन में हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज है, इसलिए 1 1 फंक्शन। और ऑन टू क्यों? क्योंकि कोडोमेन में हर एलिमेंट की अपनी एक प्री इमेज है, राइट है क्या? तो इसलिए ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? अच्छा, अब अगर इस रिलेशन को पर्टिकुलरली, है ना, मान लो ये रिलेशन है बच्चों, अब इस रिलेशन को मान लो मैंने लिखा 1b, ठीक है, और 2a और 3c, राइट, एंड 4d, और मैंने आपसे पूछा कि यार इस रिलेशन का मुझे डोमेन बताओ, तो आप डोमेन क्या कहोगे? सर 1 2 3 4, यानी कि सेट ए पूरा का पूरा ही आ गया। अच्छा, रेंज पूछूंगा मैं आपसे, तो रेंज क्या आप बताओगे? सर BACD, यानी कि पूरा का पूरा बी सेट, तो यानी कि बी सेट क्या है हमारा? कोडोमेन। तो ये भी एक पहचान है स्टूडेंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए तो भी हम लोग फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं।
तो ये भी एक तरीका है कि जब भी हमें कभी काउंट टू फंक्शन प्रूव करना हो तो हम फंक्शन की रेंज निकाल देते हैं, अगर वो इजीली निकाल पा रहे हैं, और बोल देंगे कि वो तो कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए रेंज बराबर कोडोमेन होने की वजह से फंक्शन ऑन टू हो गया। राइट है स्टूडेंट्स? सो गाइज मैंने पूरी कोशिश करी है कि थ्योरेटिकली इंटायर चैप्टर में आपको अच्छे से रिवाइज करा सकूं, और मैंने पूरी कोशिश करी और ऐसा हो भी पाया होगा कि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमारे जो विदवाइज ऐप है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों आपके पास होने चाहिए। विदवाइज ऐप में चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिल जाती हैं, टेलीग्राम पे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है, ऊपर ऊपर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन करेंगे, और जो कि प्लेलिस्ट में आपको इसके बाद दूसरी वीडियो, उसके बाद दूसरी वीडियो, ऐसे करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए ये थ्योरेटिकल रिवीजन था, डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। सो गाइज प्लीज प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, सो दैट कि ये जो चीज़ है जो हमने थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करी है, इनके ऊपर 2-4 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।